देखो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हिंदी में करते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कुछ में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है। कुछ में चेंज होता है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। मैंने सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस। ऐसे जनरली सॉलिड जो चेंज होता है, सॉलिड के बाद लिक्विड बनता है। क्या बनता है? सब जगह गैस में बनता है। जैसे है ना, बर्फ है, बर्फ से पानी बनेगा, पानी के बाद वाटर वेपर बनेगा। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सॉलिड से बिना लिक्विड में बने हुए, बिना लिक्विड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। उसे क्या, उसकी क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल कैम्फर, कपूर, है ना, कपूर, नेफ्थलीन बॉन्ड्स, है ना, ये सब बिना लिक्विड में चेंज हो, डायरेक्टली कुछ भी चेंज होते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं इसका, है ना, डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, जिसमें गैस डायरेक्टली कुछ भी चेंज हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए। गैस कुछ में चेंज हो जाए, गैस चेंज हो जाए तुम्हारा सॉलिड में। यहाँ तक हम बता दिए थे ना। अब अगला जो प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट का, देखो डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बताया था तुमको, पहला क्लास पढ़ाए होंगे, डिफ्यूजन के बारे में बताए होंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ये सॉलिड में डिफ्यूजन होगा क्या? ना होगा। क्या होगा? समझ गया? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियसली अचानक क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लिखे रहे तो डिफ्यूजन को ब्रैकेट में लिखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन लिखे रहे तो देखो, द प्रोसेस बाय विच particles of one substance, the process by which particle of one substance, है ना, particle of one substance enter into another substance, spontaneously, enter into another substance spontaneously is called diffusion. ठीक है? अगला पॉइंट लिख लेगा, सॉलिड डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन यानी एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड आसानी से नहीं मिलेगा, मिक्स नहीं होगा। समझे ना? लेकिन हाँ, सॉलिड को ध्यान से सुना, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बहुत लंबे दिन तक रख दिया जाए, 10 बरस 20 बरस, तब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होगा, दोनों का अपर लेयर मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल बताया था, चापाकल का एक नीचे वाला लेयर, एक चापाकल का दो रहता है ना, लोहा का दो रहता है, दोनों नट से टाइट रहता है। देखिए चापाकल का खोले हो हैंडपंप को, तो जो नीचे बहुत नट बॉल्ट जो टाइट रहता है ना, और जब कल बिगड़ता है तो आसानी से नहीं हो जाएगा, हथौड़ा से और क्या क्या से दिमाग लगा के ठोकना पड़ेगा, तब जाके हिलेगा, वो अलग अलग होगा। समझ गया ना? क्योंकि उसका एक पार्टिकल क्या होता है, दोनों पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। लेकिन जनरली सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होते हैं, बहुत लंबे सालों तक रखोगे तब जाके डिफ्यूजन होगा। अगला हेडिंग देखो, लिक्विड स्टेट। क्या लिखेंगे? लिक्विड स्टेट। LIQUID, लिक्विड स्टेट। इसको द्रव अवस्था कहते हैं। कौन अवस्था कहते हैं हिंदी में?
द्रवावस्था। देखो लिक्विड स्टेट अलग से पढ़ने के बजाय हम तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। कब नहीं करेगा? सॉलिड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अभी मैंने देखा सॉलिड का क्या चीज़ बताया। सबसे पहले बताया सॉलिड रिजिड होते हैं, खड़ा होते हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा बात नहीं होते हैं। सॉलिड जो है लिक्विड खड़ा नहीं होते हैं। दूसरा, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जगह नहीं होता, स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के स्पेस में सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस के अपेक्षा किसमें? लिक्विड में। लिक्विड में पार्टिकल के बीच में जो गैप होते हैं वो सॉलिड में पार्टिकल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस में के पार्टिकल की अपेक्षा कम होता है। तीसरा, डेंसिटी पढ़ा था मैंने अभी ना, डेंसिटी पढ़ा था। जो भी सॉलिड का प्रोपर्टी क्राइटेरिया था उसी के अनुसार से पढ़ेंगे। डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड की अपेक्षा, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होगा। अगला जी पढ़े थे सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं होते हैं, बाकी एक जगह दूसरा जगह नहीं जा सकते, लेकिन लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड कैन, इसी पे नया परिभाषा आ जाएगा, आगे जाके पढ़ोगे। फ्लूइड क्या हो जाएगा? FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों आ जाएंगे बेटा, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड बोलेंगे तो सिर्फ लिक्विड आएगा, गैस बोलेंगे तो सिर्फ गैस आएगा, लेकिन फ्लूइड बोलेंगे तो दोनों आ जाएगा। लिक्विड एंड गैसेज बोथ आर फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेज बोथ आर, और लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड कहाँ पे गिरा देंगे तो अपने आप एक जगह दूसरा जगह आगे बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन सॉलिड में ऐसा काम, तो सॉलिड का क्या क्या चीज़ पढ़ा, देखो इसी अनुसार से इसको अध्ययन करना है। सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम पढ़ा था, तो लिक्विड का शेप एंड वॉल्यूम, शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरा क्या पढ़ा था? डेंसिटी। तो लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होगा, है ना, सॉलिड का ज़्यादा होगा। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा उसको कम होगा। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, लेकिन बट लिक्विड कैन कंप्रेसिबल, लिक्विड को दबा सकते हैं, ठीक है। चौथा, फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकता है। अगला, एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन, सॉलिड को भी गर्म करेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, कंडेंसर गैस सिकुड़ेगा। तो ये भी काम इसमें भी होगा, है ना। सब्लिमेशन में टॉपिक नहीं रहेगा इसमें। डिफ्यूजन, देखो सॉलिड में डिफ्यूज नहीं करते, लेकिन लिक्विड डिफ्यूज कर जाते हैं। लिक्विड में पानी में दूध मिला देंगे, आसानी से मिक्स हो जाएगा। नहीं, पानी में रंग मिला देंगे, आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। एक ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बताए थे पहले शुरू में, याद है? बट डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। पढ़ाए थे ना, है ना। तो लिखो सबसे पहले, लिक्विड लिखा, लिक्विड अवस्था को लिख दिया था। देखो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट, इसी में लिखो, लिक्विड स्टेट में ऊपर लिखो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट पहले लिखो, शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, देखो लिक्विड है, लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप। डिफिनिट का स्पेलिंग गलत है, DEFINIT। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, बट डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आयतन, वॉल्यूम मैंने आयतन में जगह छेकता उसको आयतन कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जब भी वॉल्यूम की जो चर्चा आएगी लिक्विड में तो लीटर में मेजर करेंगे, कुछ भी मेजर करेंगे लीटर में, ठीक है। दूसरा लिखेगा डेंसिटी, डेंसिटी लिखे दे दो, दिक्कत रहेगा जो पूछेगा उससे। देखो लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। देखो कंप्रेसिबिलिटी, देखो सॉलिड को तो दबा नहीं सकते, लेकिन लिक्विड को दबा सकते हैं बेटा। लेकिन हाँ, एक निश्चित सीमा तक थोड़ा होना दबेगा। ऐसा नहीं कि दब के इंडिया से दबाए तो पाकिस्तान तक चला जाएगा, ऐसा नहीं दबेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया से दबाए तो अगला रूम चला जाएगा, ऐसा नहीं। लिखो लिक्विड कैन कंप्रेस
लिक्विड कैन कंप्रेस, कंप्रेस में दबाए जाना, ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, टू ए स्मॉल एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट मैंने बस थोड़ी मात्रा में दब सकता है। अगला फ्लूडिटी, FLUIDITY, थोड़ी समझ रहा है ना, हम गिरा देंगे तो अपने आप फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, समझ गया ना। सॉलिड में फ्लूडिटी नहीं होता है, लेकिन लिक्विड कैन, लिख लो फ्लूडिटी लिखा, देखो लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो एंड मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस ऑटोमेटिकली, अपने आप बढ़ जाएगा। लिक्विड कैन फ्लो एंड मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑटोमेटिकली। तो तुमसे पूछ देगा लिक्विड के पार्टिकल फ्लो क्यों करते हैं, क्या रहेगा, लिक्विड पार्टिकल क्यों फ्लो करते हैं, हाँ बता देगा कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होते हैं, इसलिए फ्लो नहीं करता है ना। और गैस में जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अगला डिफ्यूजन, लिखो लिक्विड है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। एग्जाम्पल लिख देना, मिल्क मिक्स विद वाटर इजिली, और मैं तो उससे पहले बताया था, अगर कोई लिक्विड में सॉलिड घुल जाए उसके लिए एक अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सॉल्युबल। कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर लिक्विड में कोई सॉलिड अगर घुलेगा तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सॉल्युबल, और अगर कोई लिक्विड में कोई सॉलिड ना घुलेगा उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता है घुलनशील, इनसॉल्युबल होता है अघुलनशील। लेकिन अगर लिक्विड में लिक्विड मिलेगा तो उसके लिए सॉल्युबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए मिसिबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, MISSCIBLE। और लिक्विड में अगर कोई लिक्विड ना मिलेगा उसके लिए इमिसिबल लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, IMMISICIBLE। समझ में आया? जब भी सॉल्युबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे मतलब लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, मिसिबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे समझेंगे लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो लिखो लिक्विड है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में बोला ना, वाटर इजीली मिक्स विथ मिल्क, वाटर इजीली मिक्स विथ मिल्क। पानी में तो रंग भी मिल जाएगा, होली के जमाने में रंग भी घोलेंगे, रंग मिल जाएगा। देखो फ्रीजिंग, देखो ऑन कूलिंग liquid freezes and change into solid state. On cooling liquid freezes, फ्रीज में लिख दो हिंदी में जम जाना। On cooling liquid freezes and change into solid state. फ्रीजिंग पॉइंट लिख दो, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा वाटर कितना डिग्री पे जमेगा, राजी प्रत्युष, वाटर कितना डिग्री पे जमेगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे जमेगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 डिग्री पे जमेगा कि नहीं होगा, -1 डिग्री पे जमेगा कि नहीं जमेगा, -2 डिग्री पे नहीं जमेगा, -10 डिग्री पे, मैंने 0 से जितना भी नीचे टम्परेचर जाएगा सभी डिग्री पे पानी जम जाएगा। तो -10 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 0। इसलिए इसमें मिनिमम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैक्सिमम वर्ड करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिनिमम बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। लिखो द मैक्सिमम टेम्परेचर at which any liquid changes into solid is called freezing point. Is called freezing point of that liquid. Is called freezing point of that liquid.
दैट लिक्विड, एग्जाम्पल लिखेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, निकलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देखो बॉइलिंग लिक्विड है तो बॉइलिंग, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो ध्यान देना है। पानी कितना डिग्री पे बॉइल होगा जी हिमांशु? 100 डिग्री पे। तो 150 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा? 200 डिग्री पर। तो 100 ज्यादा है कि 200 ज्यादा है? 200। इसलिए मिनिमम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लिखो द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which any liquid changes into वेपर या गैस लिख दो, वेपर भी लिख दो, वेपर के ब्रैकेट में गैस लिख देना, है ना। एनी लिक्विड चेंज इनटू वेपर दैट इज गैस, है ना, कॉमा and the minimum temperature at which is called boiling point of that liquid, is called boiling point of that liquid। एग्जाम्पल लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा गिर कहा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो दौरे में बोरे बैठो, लेकिन गप नहीं करोगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देना यहाँ पे दो बातें आ जाएगी बेटा, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक है ना। बॉइलिंग ऑफ इवेपोरेशन, इसका मतलब तुमको जानना है। लिक्विड में दोनों होगा, बॉइलिंग भी होता है, इवेपोरेशन भी होता है, इसलिए इस टर्म को समझा रहा हूं मैं। देखो एक होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग में हिंदी में देखो तो होता है उबलना, क्या होता है? और एक होता है इवापोरेशन, हिंदी में इसको बाष्पन कहते हैं। दोनों में होता एक ही क्रिया है, दोनों माने लिक्विड है ना, खोजिए लिक्विड है, ये गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चाहे बॉइलिंग हो जाए चाहे इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है। माने वाटर है तो क्या बन जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोनों में होगा एक ही काम, बॉइलिंग में भी वही काम होगा, लेकिन इवेपोरेशन में भी होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर देखो समझाते हैं। बॉइलिंग जब भी होगा ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। पानी के लिए एज फॉर वाटर अलग अलग, लिक्विड के लिए अलग हो जाएगा। पानी के लिए जब भी बॉइलिंग होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जब बॉइल होगा ना तो पानी ऊपर छुओ चाहे नीचे छुओ पूरा गर्म होगा, पूरे बक ऑफ द मीडियम। बक समझते हो? BUL के बक ऑफ द मीडियम, वर्ड समझते हो इसको? ये सब मतलब तुम लोग नहीं समझते होगे, इसलिए तुम लोग को पढ़ाई भारी लगता हो। बक ऑफ द मीडियम, देखो इधर, जैसे ये ध्यान देखना, ये बेंच देख रहे हैं, बेंच पे हम स्याही गिरा देंगे। क्या गिरा देंगे? स्याही, इंक गिरा देंगे। तो जब ऊपरे गिरा दिए तो नीचे हमको लेट जाएगा क्या? नीचे हाथ रखेंगे तो लेट जाएगा, नीचे उस स्याही का कोई पार्ट्स नीचे चला जाएगा, सिर्फ इस टॉप सरफेस पर स्याही रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। एनी प्रॉब्लम? लेकिन यही बेंच पर हम पानी गिरा देंगे तो देखना नीचे भी भीग जाएगा, तो पूरे बक ऑफ द मीडियम चला गया, ऊपर नीचे हर जगह मूव कर गया पानी। ये इसी तरह देखो, जब ये कुछ लिखना है, जैसे लिख दिए तो ये सरफेस पे हुआ, ये लिखा गया तो उधर लिखा गया, पूरा आइटम लिखा गया, लेकिन इसको पूरा पानी पटा दो, इधर पटाओगे उधर भी भीग जाएगा, पूरे आइटम भीग जाएगा, बक ऑफ द मीडियम हो गया। मुझे समझ में आ गया? तो बॉइलिंग जब भी होगा तो पूरे बक ऑफ द मीडियम होगा, है ना। इसका सीधा सीधा एग्जांपल, किसी के घर में बनता होगा चिप्स, आलू काट के चिप्स बनता होगा, तो आलू काट के चिप्स ऐसे नहीं बनता है, पूरा पानी को खौलाया जाता है, माने बॉइल किया जाता है वहां पे, ठीक है। तो 100 डिग्री पूरा बॉइल, पूरा पानी जब गर्म हो जाएगा ना, तब उस आलू के अंदर चिप्स को क्या होता है, उसमें सीज जाता है, और सींचने के बाद वो सब सीज जाएगा बढ़िया से आलू, तो उसको निकाल के छत पे सुखाया जाता है, और सूख के सुखाता हो जाएगा, तब वो चिप्स हुआ वो।
तो चिप्स बनाने के समय पानी को बॉइलिंग होता है, ठीक है। लेकिन इवोपरेशन कैसे होता है? देखो इधर हम लोग कपड़ा धोए, कपड़ा में पानी रहता है और कपड़ा के पानी को गार कर छत पे रख दिए तो सूख गया, तो क्या हो गया? इवोपरेशन हुआ। इवोपरेशन के एक और एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे देख रहे हो नदी में जाएंगे गर्मी के दिन में, तो गर्मी के दिन में भी नदी में जाएंगे तो टॉप लेवल तो पानी गर्म रहेगा, लेकिन अंदर गर्म तो सिर्फ टॉप लेयर से इवोपरेशन होता है। पूरे बैक ऑफ द मीडियम, अगर पूरा बैक ऑफ द मीडियम है तो बॉइलिंग हो गया वो, लेकिन टॉप लेयर से होता है तो इवोपरेशन हो गया, समझ गया? दूसरा बात इवोपरेशन में है ना, इवोपरेशन में क्या होगा? इवोपरेशन है ना, ये जी इवोपरेशन क्या होगा? सरफेस से होगा। बॉइलिंग क्या होगा? पूरा में होगा। और ये देखो याद रखना, हम लोग क्या करते हैं जाड़ा के दिन देखते हो, जाड़ा के दिन देखो ना, मुंह से भाप निकलता है, मुंह से भाप निकलता है तो वो जो गर्म है वो है, लेकिन वो इवेपोरेट हो रहा है ना, पानी वेपर में होता है। तो बॉइलिंग जब भी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जो इवेपोरेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उसे इवेपोरेशन कहेंगे। इवेपोरेशन के कारण कोई चीज ठंडा हो जाता है, जैसे देखते हो सुराही में जो रखा पानी ठंडा होता है ना, इवेपोरेशन के कारण होता है। वो क्या होता है? इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके कारण जो गर्मी है ये एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, और एटमॉस्फेयर में छोड़ देने के कारण वो जो कोई वस्तु है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग के कारण कोई ठंडा बंडा तो ये बॉइलिंग है। तो ये दोनों होते हैं लिक्विड में, बॉइल भी होगा और इवेपोरेशन भी होगा। लेकिन इवेपोरेशन क्या हो गया? लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग क्या हो गया? लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट ओनली बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री फिक्स है, लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पे ज्यादा दिन तो मुंहों से भाप निकलता है, तो मतलब मुंहों से कोई छुएंगे तो खाना पक जाएगा, नहीं ना होगा। लेकिन बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पूरे बैक ऑफ द मीडियम होता है पूरा, लेकिन ये सिर्फ सरफेस से होता है। मुझे समझ में आ गया बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो अगला पॉइंट लिखो, क्या लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट लिखा ना, इवेपोरेशन लिख ले दो, इवेपोरेशन आगे भी होगा, लिखाएंगे इवेपोरेशन। लिखो द प्रोसेस इन विच liquid changed into gas at any temperature below the boiling point is called evaporation. अगला स्टार मार्क लिखो बेटा, बढ़ नहीं रहा है, फिर में हम काम कर रहे हैं तो नहीं काम करना चाहिए। लिखो इवेपोरेशन ऑकर्स ओनली, इवेपोरेशन ऑकर्स नहीं, हैपेंस लिखो, ऑकर गलत है। इवेपोरेशन हैपेंस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। Evaporation happens only on the surface of liquid. But boiling happens back of the medium. स्टार मार्क एक और लिखो, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और क्या बताते हैं यहाँ पे, इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, ये फिक्स नहीं होता है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होगा। तो समझ में आया इवेपोरेशन के बारे में, फ्रीजिंग के बारे में, है ना। अच्छा, ये जब लिखा है, जब बताया है इवेपोरेशन किस किस बातों पे डिपेंड करेगा, यहाँ पढ़ाया तो मैं दिखाई देता हूँ। इवेपोरेशन किसी भी चीज़ में इवेपोरेशन किस किस बातों पे डिपेंड करेगा। देखो इवेपोरेशन किस किस बातों पे डिपेंड करेगा, बताओ जी मानसू, इवेपोरेशन किस किस बातों पे डिपेंड करेगा,
है सतह पर, तो सरफेस एरिया बोलेंगे इसको इंग्लिश में, पृष्ठ सतह पर, है ना। देखो हाँ पढ़ा हुआ है, गुड। ये ऑपरेशन सबसे पहले सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, हम लोग कपड़ा खींचते हैं ना, तो कपड़ा खींचेंगे, देखो खाली कपड़ा मोड़ दिए, अब मोड़ के ऐसे ही करके पसार दिए, और ये को क्या करेंगे, फैला के पसार देंगे। कौन ज़्यादा जल्दी सूखेगा? फैला के, काहे कि सरफेस एरिया बढ़ गया। इतनों से समझ में नहीं आता। एक और तरीका है, बाल्टी में पानी भर दिए, बाल्टी में पानी, ठीक है, एक बाल्टी में पानी रख दिए और एक वही पानी को छितरा दिए पूरा, कौन जल्दी सूखेगा? काहे कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इवोपरेशन रेट सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना जल्दी इवोपरेशन रेट होगा। तीसरा, दूसरा बात में जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवोपरेट करेगा, है ना। तीसरा, विंड स्पीड पर, जितना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा उतना जल्दी इवोपरेशन होगा, जितना कम विंड स्पीड होगा उतने कम अति होगा। पांचवा, चौथा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर न्यून ह्यूमिडिटी, ठीक है, समझ गया। तो अगर देखो बरसात के दिन में कपड़ा जल्दी सूखेगा कि गर्मी के दिन में जल्दी सूखेगा? गर्मी के दिन में, क्योंकि गर्मी के दिन में जो हवा चल रही है, देखो चेहरा पे लगता है जल रहा है, लेकिन बरसात में जब हवा चलती है तो लगता है तो मनमोहक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चौथा बात भी डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पर। समझ में आ गया? लिखो। हाँ, अगला एक्स्ट्रा मार के लिखो, अगला पॉइंट देके लिखो, फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स। इवोपरेशन डिपेंड्स। पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, समझिए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिख रहे दो, मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, मोर द इवोपरेशन रेट, मोर द सरफेस एरिया, मोर द इवोपरेशन रेट, एंड वाइस वर्सा। देखो ये वर्ड का इस्तेमाल करके क्या मैंने, वाइस, VERA से वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो? इसी का अपोजिट मैंने क्या लिखा, समझना बेटा? मोर द सरफेस एरिया, मोर द इवोपरेशन रेट। तो वाइस वर्सा मैंने इसी का अपोजिट, लेस द सरफेस एरिया, लेस द इवोपरेशन रेट। इस वर्ड को न लिख के हम डायरेक्टली वाइस वर्सा लिख दिए, वो काम मेरा चल गया, समझ गया? दूसरा लिखो टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर, वाइस वर्सा लिख दो। दूसरा लिखो टेम्परेचर। देखो हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, तापमान। अब ये तुमको क्लास 8 में पढ़ाया था, क्लास 7 में, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना। टेम्परेचर क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कौन वस्तु कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है, वो बताएगा टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, हायर द इवोपरेशन रेट, एंड वाइस वर्सा। हायर द इवोपरेशन रेट, वाइस वर्सा। तीसरा लिखो विंड स्पीड, विंड स्पीड, विंड स्पीड। देखो ग्रेटर द विंड स्पीड, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा जितना जल्दी इवोपरेट करेगा। आगे बढ़ा जी, जल्दी युवान सिंह कम करो। ग्रेटर द विंड स्पीड, ग्रेटर द इवोपरेशन रेट। अगला लिखो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। ह्यूमिडिटी मैंने आर्द्रता। पहले ह्यूमिडिटी का टेस्ट दो। देखो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, एक गप नहीं करो, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, in the air is called humidity। कोई पूछेगा ह्यूमिडिटी किससे नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। कैसे? हाइग्रोमीटर से, HGRO मीटर, है ना।
अब इसी में नीचे लिखेगा हायर द ह्यूमिडिटी, हायर द ह्यूमिडिटी लोअर द इवेपोरेशन रेट। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट कम जाएगा। हायर द ह्यूमिडिटी लोअर द इवेपोरेशन रेट। ठीक है, पूरी स्टॉप लिख दो। देखो सबका एग्जांपल अपने मन से लिख देना, लिखना। पहले मैं लिखा सरफेस एरिया ना, तो लिखेंगे कि इफ बी स्प्रेड वाटर इन द फील्ड एंड इन अदर केस if we store water in a bucket, then the sprayed in the field is much and it takes less time to dry up. ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या, टेम्परेचर। any the cloth can dry up in less time in summer than winter या rainy season। तीसरा ह्यूमिडिटी, in winter in summer season the wind speed is maximum, then the cloth is dried up easily in less time। ह्यूमिडिटी भी होगा। in rainy season the cloth takes more time to dry up। ठीक है, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे हम। इवेपोरेशन कूलिंग बता ही दिए थे, यहाँ तक बता दिए थे, और आगे अपना आगे पढ़ के आना। ठीक है, तो अगला गैस के जो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़िया से बता दिया। देखो भाई भी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर। देखो कॉटन क्लॉथ समर में क्यों पहनते हैं जी, कौन बता सकता है? कॉटन क्लॉथ हम समर में क्यों पहनते हैं, ध्यान से देखना। अगर टेलीकॉटन या पॉलिस्टर पहनेंगे, ये कॉटन क्लॉथ क्या करता है, हमारे शरीर गर्मी में क्या होगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अंदर से पसीना निकलता है, तो पसीना ही ऑब्जर्व कर लेता है कौन, कॉटन क्लॉथ। और जैसे ही कॉटन क्लॉथ पसीना ऑब्जर्व करेगा तो वो अंदर शरीर के गर्मी के कारण इवोपरेट करेगा। क्या करेगा, इवोपरेट करेगा, गैस में चेंज होगा वो सरफेस से, पसीना के सरफेस से। तो इवोपरेशन कॉज है कूलिंग, इवोपरेशन से ठंडा होता है, तो हमारे बॉडी को अंदर ठंडा लगेगा। समझ में आ गया? इसलिए हम कॉटन क्लॉथ पे रेफर करते हैं समर पहनने के लिए। और वो सबसे बड़ी बात है, पसीना को अगर हम अति कर लेंगे, अति ऑब्जर्व करता है, तो वो तुमको इरिटेशन नहीं देगा। लेकिन दूसरा कपड़ा अगर पहन लोगे, पसीना रहेगा, तो तुमको नोचनी नहीं लगेगा और तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो जब भी कॉटन कलर या जितना भी अगर बाहर वाला कपड़ा ना पहनो, तो जितना भी इनर वेयर है, इनर बियर नहीं पड़ते, इनर बियर होता है अंदर पहने वाला, गंजी और भी जो इनर बियर होते हैं सभी सब कॉटन का ही होते हैं। ठीक है, कई कॉटन का इसलिए होते हैं कि कॉटन जो है पसीना को ऑब्जर्व करके और वो क्या करता है, हमको परेशानी होने कंफर्टेबल फील करवाता है। समझ गया क्या? तो ये पढ़ लेना। इसमें बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़िया से बता दिया, और इसका प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। इवोपरेशन बॉइलिंग में अंतर लिख देना बेटा, इवोपरेशन बॉइलिंग में अंतर मैं बढ़िया से डिटेल में बता दिया, ये यहाँ तक लिख देगा। और अगला दिन पढ़ाएंगे कल गैसियस स्टेट और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गैस और टेम्परेचर का एक अंतर है ना। टेम्परेचर का कितना ऐसा यूनिट होता है जो बताओ, टेम्परेचर का है ना। देखो टेम्परेचर नापते हैं, लाभर बताते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फॉरेनहाइट में, केल्विन में। देखो सेंटीग्रेड में डिग्री लगेगा, फॉरेनहाइट में डिग्री लगेगा, केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा। और चौथा एक रीमर होता है, होता है। ये चार चीज में टेम्परेचर को नापते हैं, लेकिन जिसमें ऐसा यूनिट कौन होता है, केल्विन इसका ऐसा यूनिट होता है। ऐसा कन्वर्जन का तरीका मैं लिख देता हूँ बेटा, C/5 बराबर 1-32/9 है ना। पढ़ाए थे पहले बेटा क्लास 5-6 में, और K-273/5 बराबर R/4 है ना। इसके अलावा कहीं किताब में इधर RNKIA रैंकिन भी होता है बेटा, रैंकिन में टेम्परेचर को नापा जाता है। ये कन्वर्जन और टेम्परेचर क्लास 5 में बताए हैं, और क्लास इसमें भी बता देंगे। तुमसे कोई पूछ देगा कौन सा टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फॉरेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट। मैं साबित कर दूंगा, साबित कर देगा तुम? बना देंगे। मैं साबित कर दूंगा कैसे बराबर हो गए। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट आर इक्वल। देखो सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो 273 जोड़ देंगे, कहेगा 20 डिग्री बराबर। मैं डिटेल बताऊंगा कितना डिग्री कितना केल्विन, अभी 273 जोड़ देंगे 293 केल्विन हो जाएगा। अगर केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है 273 घटा देंगे, और ऐसा टेम्परेचर का केल्विन है, इसको बता देंगे। और कल गैसियस स्टेट और तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा।
4 बटा 4 और बाई 4